Hi, my dear students, I am Dr. Rana. Now we begin with the function of morphemes. और जैसा हम पहले देख चुके हैं, मैंने एक और वीडियो छोटा सा बनाकर उसको भेजा है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है हम, पर कोशिश की है। इन दोनों में से आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि कौन सा आपको ज़्यादा सूटेबल लगा है। अभी हमने मॉर्फीम्स को देखा, 4 तरीके की मॉर्फीम्स देखी। एक तो उसके कंटेंट के हिसाब से, दूसरा उसके नेचर के हिसाब से देखा, और तीसरा उसके फंक्शन के हिसाब से देखा। पहली जो 2 मॉर्फीम्स हैं वो उनके कंटेंट के हिसाब से हैं। एक तो फुल या फ्री मॉर्फीम होती है, फुल मॉर्फीम होती है। दूसरी आपके एम्प्टी मतलब खाली, जो जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं रहता है। फिर हमने उसके नेचर के हिसाब से देखा था, तो 2 मॉर्फीम्स और थीं। एक थी फ्री, जो इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग रखती है, और एक थी बाउंड जो कि इंडिपेंडेंट मॉर्फीम पे डिपेंडेंट रहती है। उसका भी कोई मायना नहीं रहता जब तक कि फ्री मॉर्फीम के साथ वो जुड़े नहीं। अब उसके बाद हम उसका फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन में हमारे पास 2 मॉर्फीम 2 तरीके की हैं। एक है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो है जिसका कि कोई भी ग्रामेटिकल, जिसके लगने पर कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं आता है। अब देखिएगा, ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। ये किसी भी फुल या फ्री मॉर्फीम के साथ इसको जोड़ा जाए तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं बदलती है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बुक ले लें, BOO के बुक एक नाउन है। अगर बुक को हमने प्लूरलाइज कर दिया तो बन गया बुक्स, मगर वो भी नाउन ही रहेगा। इसी तरह से हमने अगर गो का वेंट कर दिया तो वो कैटेगरी, उसकी ग्रामेटिकल वही रहना है जो गो की है एज ए वर्ब, और गोज कर दिया, वेंट कर दिया, गॉन कर दिया, कुछ भी कर दिया, ING लगा दिया उसमें, तो भी उसकी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं आता। और जब कोई चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं कि जो हमने मॉर्फीम एस या ES या ING या जो भी जोड़ा है वो सब क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। मगर गो जो है अपने आप में एक फुल मॉर्फीम भी है और फ्री मॉर्फीम भी है, जिसका अपने आप का एक अर्थ होता है। ING, S, ES वगैरह इनको लगाने से उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम ऐसी होती है जिसको कि हम किसी भी फ्री या किसी भी फुल मॉर्फीम में जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो भी है वो बदल जाता है। अपन ने पहले वीडियो में बात की थी कि जैसे पॉसिबल एक वर्ड है, तो पॉसिबल जो है वो बेसिकली ग्रामेटिकल कैटेगरी उसकी जो है वो एडजेक्टिव है वो। और पॉसिबल में अगर हमने ITY जोड़ दिया, ITY अपने आप में बाउंड मॉर्फीम है, उसका खुद का कोई मायना नहीं होता। मगर यदि हमने उसमें ITY जोड़ दिया पॉसिबल में, तो पॉसिबल से वो बन गया पॉसिबिलिटी, और पॉसिबल जहाँ पर एडजेक्टिव था वो ITY जोड़ने के बाद क्या बन गया, नाउन बन गया। इसी तरह से हम कोई भी अगर मॉर्फीम जोड़ते हैं और अगर उसकी कैटेगरी, ग्रामेटिकल कैटेगरी अगर चेंज हो जाती है, ऑनेस्ट ले लिया आपने, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, मगर उसमें ऑनेस्ट को हमने ऑनेस्टी कर दिया। ऑनेस्टी करने के बाद में वो एडजेक्टिव से नाउन बन गया। और जब एडजेक्टिव से नाउन या उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी या पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, तो ऐसे मॉर्फीम जो हैं वो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहलाते हैं।
क्योंकि आगे हम देखेंगे कि हमको मॉर्फोलॉजिकल थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। उस समय हमें बहुत ध्यान रखना है कि कौन सी फुल मॉर्फीम है, कौन सी एम्प्टी है, कौन सी फ्री है, कौन सी बाउंड मॉर्फीम है, कौन सी इन्फ्लेक्शनल है और कौन सी डेरिवेशनल है। इन्हीं मॉर्फीम्स में एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हमने अलग से कर रखी है, हालांकि वो जुड़ती ही है मॉर्फीम। किसी भी मॉर्फीम को हम देखेंगे तो वो बेस वर्ड से जाकर के जुड़ती है। बेस वर्ड यानी मूल शब्द जो है उससे जुड़ती है जाकर के। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शब्द का एफिक्सेस, इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। शब्द कैसे बनता है, तो एफिक्स लगाने के बाद शब्द बनता है। तो जब हम शब्द को बनाते हैं तो हमारे पास 3-4 प्रकार के एफिक्सेस होते हैं। जो किसी शब्द के आगे लगते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। प्रीफिक्स, पहले लगने वाला। जैसे पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दिया, पॉसिबल के आगे हमने जोड़ दिया तो ये इम्पॉसिबल बन गया, और इम जो लगाया हमने वो प्रीफिक्स है। इम्पॉसिबल का इम जो है वो प्रीफिक्स है। अगर हमने ITY जैसे लगाया था पिछली बार, आपने ध्यान दिया है, तो पॉसिबल से पॉसिबिलिटी बन गया। वो पॉसिबिलिटी बन गया, ये हमने पॉसिबल के बाद में राइट हैंड साइड पर ITY लगाया, ये सफिक्स है। तो आपने देख लिया, ये प्रीफिक्स आगे लगते हैं, सफिक्स जो है वो बाद में लगते हैं, और ये भी सारे मॉर्फीम होते हैं। मगर मैन जो है, MAN, मैन में जो हम कोई मॉर्फीम लगाते हैं तो मैन में, मैन की स्पेलिंग में MAN से MEN हो जाता है, और इसको हम कहते हैं इनफिक्स। जो ना पहले लगता है ना बाद में लगता है वो इनफिक्स कहलाता है। और एक और मॉर्फीम हम देखते हैं जो कि हमें दिखता नहीं है, ना वो प्रीफिक्स है ना सफिक्स है और ना इनफिक्स है। वो है एम्बेडिंग का एक एग्जाम्पल है, एम्बेडिंग या फ्यूजन। फ्यूजन मतलब वो रहता है पर दिखता नहीं है, मतलब उसकी प्रेजेंस रहती है। जैसे शीप है, शीप का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वो केवल प्लूरल मॉर्फीम ही कहलाता है। प्लूरल मॉर्फीम कहलाने के बाद वो शीप को प्लूरल कर देता है। शीप यानी भेड़ अपन बोलते हैं, उसको प्लूरल करने के लिए जो मॉर्फीम लगाया जाता है वो शीप है, उसके अंदर प्लूरल मॉर्फीम है, वो हमको बाहर से नहीं दिखेगा। तो ये फ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। जो सफिक्सेस लगते हैं एक फ्यूजन का भी लगता है। तो हमारे 4 तरीके के ये प्रीफिक्स हो गए, सफिक्स हो गया और इनफिक्स हो गया जो बीच में मैन में लगा, और एक हो गया फ्यूजन का, FUSION, फ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। ये इतने प्रकार के एफिक्सेस लगते हैं और ये मॉर्फीम का काम करते हैं। ये सारे वर्ड के या तो आगे या पीछे या बीच में या उसके अंदर ही ऐसे निहित रहते हैं कि हमको वो दिखते नहीं हैं। ये हमारे मॉर्फीम्स होते हैं, और जब हम उनका प्रोनंसिएशन, जब हम उनको बोलते हैं, बोलते समय यदि हमें उस मॉर्फीम से अधिक बोलना पड़ा, एक मॉर्फीम से अधिक, तो वो कहलाते हैं मॉर्फ्स। एक मॉर्फीम एक मॉर्फ का होता है, उसमें लगने वाला एक और मॉर्फीम मॉर्फ है, मगर वो हमको दिखता नहीं है। जैसे शीप में नहीं दिखा तो इसमें मॉर्फीम एक हो गया और मॉर्फ 2 हो गए, एक शीप का और एक प्लूरल का। तो ये हमारे मॉर्फोलॉजी में हमने मॉर्फीम्स को देख लिया। मॉर्फीम्स को अपन यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आगे जाएंगे तो हमको मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते समय आपको ये इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि क्या हमारा दिया हुआ शब्द, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे ही शब्द आते हैं कि दिया हुआ शब्द क्या
कोई मॉर्फीम साथ में लेकर के चल रहा है। दिया हुआ शब्द जैसे अब यहाँ एक आप देखेंगे सामने आपके इम्पॉसिबिलिटीज, इम्पॉसिबिलिटीज। अब आप देखिए कि ये बना किस शब्द से है। मूल शब्द इसका जो बेस है वो है पॉसिबल। ये पॉसिबल शब्द से बना हुआ है इम्पॉसिबिलिटीज। अब आप इसको देखेंगे कि हम जब देख रहे हैं कि पॉसिबल वर्ड से ही आगे का ये बना है, चाहे इसके पहले इम लगा है वो क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स है पहली बात। ये भी हमको मालूम है कि ये एम्प्टी भी है, ये बाउंड भी है, और ये चूंकि निगेटिव कर रहा है उस शब्द को, इसलिए ये इन्फ्लेक्शनल है। इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और आगे देखेंगे तो उसको प्लूरलाइज किया गया है, मगर पॉसिबल के बाद में पॉसिबिलिटी बनाया है, मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले जब भी हमको कोई निगेटिव शब्द ऐसा बड़ा मिलता है जिसका कि हमको मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना होता है, जैसे मैंने आपको फिगर बना करके दिखाया हुआ सामने, आपके पास भी है, अपने नोट्स भी आप कंसल्ट करते रहिए प्लीज़। तो इसमें आप ये देखिए कि हम सबसे पहले आगे का इम हटाएंगे। कोई भी इस तरह का इम्पॉसिबल हो, इल्लीगल हो, या अनसक्सेसफुल हो, या और भी जो भी उसमें कहीं हो, है ना, इनक्रेडिबल हो, तो आगे का सबसे पहले हमें आगे की मॉर्फीम हटा करके उस मॉर्फीम के बारे में जानकारी देना है। जैसे मैंने ये चित्र में बनाया है तीर लगा करके, तो आप ये देखिए कि इम क्या है, इस पॉसिबल शब्द में जुड़ा हुआ इम क्या है। तो पहले तो आप पहचानिए इम को कि ये प्रीफिक्स है, शब्द के पहले लगा है। दूसरा, ये इसकी कैटेगरी नहीं बदल रहा है पॉसिबल की। पॉसिबल जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से वो इसको कोई भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब में चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इन्फ्लेक्शनल है। तीसरा ये है नेगेटिवाइजर, यानी एक पॉजिटिव शब्द को, संभव को असंभव, उसका उल्टा निगेटिव कर रहा है। तीसरा, ये फ्री नहीं है, ये अपने आप में खड़ा अकेला नहीं हो सकता, इसलिए ये बाउंड मॉर्फीम है। और बाउंड होने के साथ साथ ये फुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट मीनिंग नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी है। तो हमको जब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना होता है तो हमको ये सारी चीज़ें देखना होती हैं। हमने 6 तरह के मॉर्फीम देखे थे। फुल देखा था, एम्प्टी देखा था, उसके बाद में हमने फ्री देखा, फिर बाउंड देखा, फिर उसके बाद में हमने इन्फ्लेक्शनल देखा और डेरिवेशनल देखा। तो और फिर हमने देखे वर्ड फॉर्मेशन के लिए प्रीफिक्स, सुफिक्स, इनफिक्स और फ्यूजन का केस देखा। इसमें आपको हर मॉर्फीम को अलग करके छोटे छोटे, जब तक हम बेस वर्ड तक नहीं पहुंचते हैं, हमको एक एक को तोड़ के अलग करना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो इम के बारे में क्या आप जानोगे कि ये प्रीफिक्स है, इन्फ्लेक्शनल है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल कैटेगरी मूल वर्ड की बदलता नहीं है। फिर तीसरा, ये नेगेटिवाइजर का काम कर रहा है, ये बाउंड है और एम्प्टी है, मतलब न ये खुद खड़ा हो सकता है, न इसके अंदर कोई अर्थ है। वो दूसरे के अर्थ को बदल देता है मगर खुद उसका कोई अर्थ नहीं है। ये आपने निकाल के इतना आपने एनालिसिस कर दिया है मॉर्फीम का। उसके बाद आपके पास वर्ड बचा पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज बचा है, तो इसमें जो एडिशनल क्या, अब हमारे पास मूल वर्ड इधर बच गया, इसके आगे कुछ नहीं है। अब पॉसिबल के दाएं हाथ पे ही जो है जुड़ा हुआ है जितने भी हमारे मॉर्फीम जुड़े हैं। तो आपने सबसे पहले प्लूरलाइज को हटाया, प्लूरल करने वाले IES, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के बाद IES। इस IES को हटा के हमको क्या मिला, तो हम देखते हैं कि IES जो है वो सुफिक्स है। जैसे इम था, प्रीफिक्स था, आगे लगा था शब्द के, IES जो है वो पीछे लगा हुआ, दाएं हाथ पे लगा है, इसलिए ये सुफिक्स है। फिर दूसरा हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, बाउंड मॉर्फीम है,
बाउंड इसलिए है कि वो IES का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता, बिना शब्द के, शब्द से जुड़ेगा तो उसका अर्थ होगा। इसी तरह से एम्प्टी है, एम्प्टी है मतलब खुद अकेला स्टैंड नहीं हो सकता, फुल नहीं है ये। फिर इन्फ्लेक्शनल है, इन्फ्लेक्शनल इसलिए है कि पॉसिबिलिटी जो है वो नाउन बन चुकी है अब, और पॉसिबिलिटी में इसको केवल प्लूरल कर रहा है, और प्लूरल करने के कारण ही ये एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम बना। अब हमारे पास IES निकालने के बाद बचता है शब्द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को हमने देख लिया कि पॉसिबिलिटी के बारे में इतना हम दे देंगे इंफॉर्मेशन कि एक तो ये फुल है, एकमात्र चीज है इसमें ये फुल है, क्योंकि ITY अभी भी जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए ये फुल है मगर इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इसमें भी बाउंड है, ये बाउंड है मैंने फ्री नहीं है। तो हमने केवल पॉसिबिलिटी में देख लिया कि ये फुल मॉर्फीम है। फुल मॉर्फीम के बाद में इसमें हमने दो हिस्से निकाले, तो दो में पहले ये निकलेगा ITY, सारे जितने भी सफिक्सेस लगे हुए हैं या प्रीफिक्सेस पहले वो हटते जाएंगे एक एक करके। तो अब आप यहाँ दाएं हाथ पे देखिए ये तीर लगा हुआ है, ITY लिखा हुआ है। ITY अपने आप में कुछ नहीं होता, इसलिए ये बाउंड है। बाद में लगा दाएं हाथ पे इसलिए सुफिक्स है, मगर ये डेरिवेशनल है, क्योंकि पॉसिबल जो शब्द है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को ITY लगा करके इसने नाउन बना दिया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया है, और पार्ट ऑफ स्पीच बदलने के कारण ये क्या बन गया, डेरिवेशनल। ये इन्फ्लेक्शनल नहीं रहेगा, ये डेरिवेशनल बन गया। यहाँ देखिए मेकिंग नाउन ऑफ एडजेक्टिव, इसने एडजेक्टिव को नाउन में बदल दिया है। और इसकी एक और खासियत है कि ये एम्प्टी है, मतलब ITY कोई फुल नहीं है, अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद आपके पास में बचा वर्ड पॉसिबल। पॉसिबल को और नहीं तोड़ा जा सकता, और नहीं तोड़ा जा सकता मतलब ये बन गया, एक तो ये एडजेक्टिव है मूल चीज, दूसरी चीज ये फुल है, फुल मतलब अर्थपूर्ण है, और चूंकि इसके बाद कुछ नहीं है, इधर उधर कुछ भी, न बाएं हाथ पे न दाएं हाथ पे, ना इसका प्रीफिक्स है ना सुफिक्स है, तो ये बन गया बेस वर्ड। बेस वर्ड तक हमको सारे मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में जाना है। जब हम बेस वर्ड तक पहुंच जाते हैं, एक शब्द का हमारा IC एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह अगर आपको परीक्षा में 2 आते हैं, 4 आते हैं, इसी तरह से आपको सब करने हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने आपके नोट्स में दे रखे हैं। मुझे अपेक्षा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।